रुको एक मिनट। एक बार वापस से स्टॉप स्ट्रीमिंग करके करो ना। तो गाइस हियर वी गो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अंकित जैन एपीजी सर करता हूं आपका वापस से वेलकम एक बड़े इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल सेशन के अंदर। आज हम सेंटर ऑफ मास का पोर्शन लेने वाले हैं एंड सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। इस पर बेस्ड पीवाईक्यूज जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे एंड लगभग सारा कॉन्सेप्ट जो है इसका साथ लेते हुए चलेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय जिनेंद्र, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज के सेशन में अगर हम स्टार्ट करें तो हमारा जो टॉपिक है जिसको हम लेने वाले हैं दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या चीज है, अगर यहीं से शुरू करें तो सेंटर ऑफ मास जैसे कि आपको पता है हमारा एक पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस होता है। हम जब सेंटर ऑफ मास तक पढ़ते हुए आते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि हर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब उसकी कोई साइज कोई डायमेंशन नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होती है, उसकी कोई ना कोई साइज, लेंथ, एरिया या वॉल्यूम तो होगा ही होगा। तो हम उस पर एक पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस चुनते हैं जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्या सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ यूश, आप भले जे एस्पिरेंट हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही बेटा, आप भी अटेंड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर से बता दूं, ये जो लेक्चर है ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए फिट है जो इस साल 11th कर चुके हैं, 12th में मूव कर रहे हैं, वापस से सेंटर ऑफ मास क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं। वो स्टूडेंट जो जेईई मेन या नीट के लिए 2024 में फाइट कर रहे हैं उनके लिए भी, भले आपने बोर्ड्स लेवल की तैयारी करी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप इस लेक्चर को अटेंड करके सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, कॉन्सेप्ट लेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी लेते चलेंगे। ठीक है, चलो। सो सेंटर ऑफ मास हम बोलते हैं बेसिकली, सबसे पहली बात, दिस इज नॉट एन एक्चुअल पॉइंट, दिस इज अ इमेजिनरी पॉइंट होता है। किसी भी बॉडी पर हम बोलते हैं ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, मतलब फिजिकली प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग पॉइंट नहीं है कि सेंटर ऑफ मास सच में नहीं होता है। दूसरी बात, इस पॉइंट पर हम बॉडी के सारे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। बॉडी के पूरे मास को इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। फिर सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, मैंने ये नहीं बोला है मास है यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे हम मास को अज्यूम कर सकते हैं। क्यों, कैसे, क्वेश्चंस आएंगे वहां पे हम देखते चलेंगे, राइट। तीसरी बात, सेंटर ऑफ मास के मोशन को केवल एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है सेंटर ऑफ मास के मोशन के ऊपर। अगर आपको ये नहीं पता एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं तो घबराइएगा मत, आज आगे चलते चलते मैं वो पॉइंट भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सेंटर ऑफ मास कोई फिजिकली एग्जिस्टिंग पॉइंट नहीं है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम पूरी बॉडी के मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं और सेंटर ऑफ मास के मोशन को यानी कि एक्सेलरेशन को केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस का सेंटर ऑफ मास के मोशन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है।
ठीक है, ये 3 बेसिक पॉइंट्स लेते हुए हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करें कैसे। तो हम 2 तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हो, समझते हैं। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल जहां बहुत सारे पॉइंट मासेस है हमारे पास, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा कि लेट सपोज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस है, m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मासेस है। अगर हम यहाँ कहीं पे एक ओरिजिन अज्यूम कर लें और हर पार्टिकल के लिए अगर हम उसका पोजीशन वेक्टर बनाए, जैसे m1 का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, लेट सपोज r1 है, ठीक है, ये m2 का हो गया, ऐसे ही m1 का ये r1 है, ऐसे m3 का ये कुछ r3 है। तो यहां पर हम 3 फॉर्मूले देखते हैं, जैसा कि आप जानते हो, एक सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का, कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो हम बोलते हैं सारे पार्टिकल्स के पास जाते हैं, मास और पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं और सबको जोड़ते चले जाते हैं। अगर n पार्टिकल्स है तो mn rn तक चले जाते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे होते हैं टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसा कि आपको ध्यान होगा। ऐसे फॉर्मूला अगर हम देखें तो हम पोजीशन वेक्टर के साथ x कोऑर्डिनेट के लिए भी लिख सकते हैं। x कोऑर्डिनेट के लिए लिखते हैं तो क्या फर्क पड़ जाता है, यहाँ पर जहां पोजीशन है इसकी जगह x कोऑर्डिनेट आते चले जाते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस सो ऑन, ऐसे ऐड करते चले जाते हैं टिल mn xn, और अगेन इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास ऑफ सिस्टम क्या है, सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मासेस का सम, इसको हम टोटल मास ऑफ द सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, सिमिलर फॉर्मूला, जैसा कि आपको पता होगा, राइट। और सिमिलरली ऐसा ही फॉर्मूला हम z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए भी बना सकते हैं, कि हर पार्टिकल के पास जाएंगे, उसके मास और z कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट लेंगे और ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल का सिस्टम होगा, पार्टिकल मतलब पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस मतलब हम बोल सकते हैं एक ऐसे मास की बात है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई साइज, कोई एरिया, कोई वॉल्यूम नहीं है, उसको हम एक पॉइंट पे रखा हुआ मान सकते हैं। ऐसे मासेस के लिए अगर सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो हम बोलते हैं बीच में कहीं ना कहीं होगा। कहाँ होगा, तो हम बोल सकते हैं उसके लिए अगर पोजीशन वेक्टर निकालना तो ये फॉर्मूला, एक्स वाई या जेड कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे फॉर्मूले सिमिलर से होते हैं, बस पोजीशन वेक्टर में आर वेक्टर आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट में उसकी जगह एक्स आ गया, वाई कोऑर्डिनेट निकालते वक्त वाई आ गया, जेड कोऑर्डिनेट निकालते वक्त जेड आ चुका है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला बन जाता है फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है सर, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं क्या? बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी देखने भी वाले किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, जैसे कि सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, सबसे पहले एक क्वेश्चन सामने आया, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। 2 पार्टिकल्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपको और मासेस दे रखे हैं, और आपसे पूछा है कि बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल बी सिमिलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। किस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सिमिलर होगा इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। और आप देख सकते हैं ये 2022 जी मेन के शिफ्ट 1 के 29 जुलाई वाले पेपर में पूछा गया था, और जेई मेन में आ चुका है, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कभी भी नीट में भी आ सकता है। प्लीज प्रिपेयर रखिए अपने आप को। तो चलिए इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, देखें हमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या बोला, अभी सिखाया आपको कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो सर अभी सीखा, इट विल बी m1 विच इज 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस m2 विच इज 3 kg इंटू इसका पोजीशन वेक्टर माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब m1 प्लस m2। सर ये कुछ बन जाना चाहिए, ये कुछ बन गया तो आप सॉल्व करो, क्या कैलकुलेशन बन रही है। तो डिनोमिनेटर में तो 4 बन गया, न्यूमरेटर देखिए 1 माइनस 9 माइनस 8 आई कैप हो गया, आई में से आई को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही जे में जे को तो 2
-6 तो -4j कैप हो गया, प्लस 3 इन +2 तो +4k कैप हो गया। 4 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों क्या बन गया, -2i कैप -j कैप +k कैप। हो सकता है दिस बिकम्स बेसिकली द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। चेक कीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? -2i कैप -j कैप +k कैप से मिलता जुलता कोई ऑप्शन है क्या? तो चेक कीजिए, रिजोल्यूशन सही क्या है कि हमेशा अपनी कैलकुलेशन दोबारा जरूर चेक किया कीजिए। 1 + -9 -8i कैप हो गया, ठीक है। 2 -6 -4j कैप हो गया, ठीक है। +4 3 + 1 4 बन गया, +4k कैप हो गया। डिवाइड करा 4 से तो ये बन गया -2i कैप -j कैप +k कैप। -2i कैप -j कैप +k कैप। अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ गड़बड़ है मेरे हिसाब से, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो फिर आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। यस भाई लोएल, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, बट प्रोवाइडेड ये 2 नहीं आना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स दे रखे हो तो उसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर और क्या बातचीत कर सकते हैं, देखो डिटरमाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास में। तो यहां पर एक स्पेशल हम 2 पार्टिकल सिस्टम लेते हैं। कितने भी पार्टिकल का सिस्टम हो सकता है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता था कौन सा, 2 पार्टिकल सिस्टम, जिसको बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, कि 2 मासेस हैं, एक m1 और दूसरा m2, और ये एक दूसरे से कुछ r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, m1 और m2 एक दूसरे से कुछ r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और हम इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना चाहते कहां होगा। तो कैसे लोकेट करते थे, तो हम यहां पर ओरिजिन मान लेते हैं एक मास को, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर एक्स एक्सिस मान लें तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो r,0 हो जाएगा। अगर मैं सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो वो क्या बनेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सॉल्व करेंगे तो ये m2r/m1 प्लस m2 आ जाएगा। ऐसी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जब आप निकालोगे तो वो आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐड करेंगे तो अगेन ये भी 0 आ जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया m2r/m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट आ गया कितना, 0। मतलब सेंटर ऑफ मास जो है इन दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाले लाइन पे यहां कहीं लाई कर रहा है। एंड ये जो डिस्टेंस है, इफ आई से दिस टू बी r1, तो r1 की वैल्यू कितनी है, तो r1 की वैल्यू x कोऑर्डिनेट मतलब m2r/m1 प्लस m2 होती थी। ये आपको रिकॉल के लिए ध्यान होना चाहिए। ऐसे इस डिस्टेंस को सेंटर ऑफ मास की m2 से जो डिस्टेंस देखते हैं, अगर इसको हम r2 कहते हैं तो इसकी वैल्यू m1r/m1 प्लस m2 होनी चाहिए थी। ये कैसे आता है, तो ये बेसिकली सिंपली क्या किया है, इस पूरी डिस्टेंस में से r1 को सब्ट्रैक्ट किया है और ये ऑब्टेन हो जाता है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होती है दोनों मासेस से, ठीक है। और क्या क्या बातें यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए क्या, कि अगर आप r1 और r2 का रेशियो लो, अगर आप इन दोनों का रेशियो लो r1/r2 तो ये m2/m1 आता है, ये m2/m1 आता है, m2/m1 आता है। मतलब से क्या पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाले लाइन को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को मासेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि यहां पर डिस्टेंस जो होगी सेंटर ऑफ मास की वो इस तरह से अरेंज होगी कि वो मासेस के इनवर्स रेशियो में होगी। मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा होगा किसकी तरफ, इट विल बी क्लोजर टू दी हेवियर ऑब्जेक्ट्स। सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर ऑब्जेक्ट्स के नजदीक होता है, ठीक है। तो क्या क्या समझ में आता था यहां से, या क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें यहां से ड्रॉ करने की, सेंटर ऑफ मास हमेशा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर लाई करता है।
ठीक है, अगर अपन लिस्ट कर ले इन पॉइंट्स को, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, लाइज ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, हमेशा उस लाइन पे होगा। ये सब पॉइंट्स जो है असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, डिवाइड्स द लाइन इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस, मासेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है भैया ये। तीसरा पॉइंट क्या है, लाइज क्लोजर टू हेवियर ऑब्जेक्ट, दोनों में से जो हेवियर ऑब्जेक्ट होगा उसके क्लोज होगा। ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा हेवियर ऑब्जेक्ट के क्लोजर होगा, क्यों, क्योंकि इनवर्स रेशियो में डिवाइड करा, मतलब जो मास जो हम बोल रहे हैं स्मॉलर है, कम वैल्यू का है, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब हेवियर के क्लोजर होगा। इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमेशा 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 दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे ही लाई करेगा। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दूसरा जो हमें देखने को मिलता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास, अगर मान लेते हैं हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्क्रीट ना होकर के, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल ना होकर के, हमारे पास एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक रॉड है, एक रिंग है, एक डिस्क है, एक कोन है, एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। तो इनके सेंटर ऑफ मास कहां होते हैं? तो पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज मेरे पास आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक रिंग है। ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव अ रिंग, ये रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, स्फीयर भी हो सकता है। ठीक है, लगभग मेरी बातचीत सबके लिए सेम चलने वाली है। पीवाईक्यू पे फोकस करेंगे ना, बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं करेंगे। थैंक यू ईशान। बेटा मोटिव ही यही है कराने का, ठीक है, कि आप लोगों को मदद मिले। तो यहां पर अगर आप देखो, ये जितने भी डायमीटर्स हैं, दे ऑल बिहेव लाइक एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये सब इस ऑब्जेक्ट को अगर कट करेंगे तो ये सब एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह ही बिहेव करेंगे। सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। मतलब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो उसके अंदर सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझते हैं आप, जहां पर ये सारी लाइंस एक्सिस मिल रही होंगी, जैसे इस रिंग में, इस स्फीयर में, इस डिस्क में, इस हॉलो स्फीयर में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा कहां पे, सेंटर में, अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो। वैसे अगर मैं एक एक बात करूं आपसे, एक ट्राइंगुलर प्लेट की, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तो मुझे पता है ट्राइंगल के अंदर ये जितने भी मीडियंस होती हैं, ठीक है, आई होप मीडियन सुना है आपने 10th क्लास के अंदर, भले उसकी बात नहीं पढ़ाओ मैथ्स। तो जितने भी मीडियंस होती हैं ये सब एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव करती हैं, और ये सब कहां मिल रही हैं, तो सर ये सब मिल रही है सेंट्रॉइड पे। सर इस वर्ड को सेंट्रॉइड कहते हैं, मतलब इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो सर इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे होगा। तो माइंडेड, जहां पर भी एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, वहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है कहां पर,
वहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इंटरसेक्शन पे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहां मिल रही है, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर है, स्फेरिकल है तो सेंटर हो गया, अगर ट्रायंगुलर प्लेट है तो सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जहां पर सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, यहां तो एक से ज्यादा है। ठीक है, और भी बहुत सारे बना सकता हूं मैं, बट काम की बात, जैसा कि वादा किया है उतनी बात जितनी की काम की है। तो अगर मान लेते हैं ये एक हाफ रिंग है, एक हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, तो हम बोलते हैं कि सर यहां पर जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी वो तो सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगी। तो अगर इसका रेडियस r है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे लाई करता है, और सेंटर से कितनी हाइट पे लाई करता है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, दिस इज 2r बाय पाई। सेंटर ऑफ मास जो होता है वो 2r बाय पाई हाइट पे होता है। ऐसे अगर मान लीजिए ये एक हाफ डिस्क है r रेडियस की, अगर ये हाफ डिस्क है तो हम बोल सकते हैं अगेन ये अभी भी एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, तो सेंटर ऑफ मास तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। तो अगर ये यूनिफॉर्म हाफ डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, यहां कहीं लाई कर रहा होगा। हम बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ये 4r/3 होती है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले ध्यान रखूं सर? एक हाफ रिंग का ध्यान रखिए, एक हाफ डिस्क का ध्यान रखिए। इसके बाद एक आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में भी हम बोल सकते हैं ये जो एक्सिस है एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब हेमिस्फीयर भी दो हो सकते हैं, या तो ये हॉलो हेमिस्फीयर होगा, या ये एक सॉलिड हेमिस्फीयर होगा। या तो ये एक हॉलो हेमिस्फीयर होगा या ये एक सॉलिड हेमिस्फीयर होगा। फिर मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, हम जो भी बात कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं, उन्हीं के स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं और वही याद रखने होते हैं। बाकी अगर कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगेगा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। हमसे तो फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं देख लो। अब हॉलो और सॉलिड में, ठीक है, एक का सेंटर ऑफ मास अब क्या है, बड़ा ही सेम ऐसा है, फॉर्मूले भी सिमिलर से कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक का सेंटर ऑफ मास होता है 3r/8 पे, और एक का सेंटर ऑफ मास होता है r/2 पे। अब किसका r/2 पे है, किसका 3r/8 पे? तो दोस्त अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको कि सेंटर ऑफ मास हमेशा लाई करता है किस तरफ, हेवियर ऑब्जेक्ट्स की तरफ। तो सेंटर ऑफ मास हेवियर ऑब्जेक्ट्स की तरफ लाई करता है, तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि 3r/8 में और r/2 में कौन बड़ा है? कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, 3r/8 में और r/2 में कौन बड़ा है, या 3r/8 और r/2 में कौन छोटा है? अगर उल्टा बोले तो 3r/8 और r/2 में, 3r/8 और r/2 में कौन छोटा है? तो सर 3r/8 और r/2 में तो 3r/8 जो है वो छोटा होगा, ठीक है, r/2 बड़ा होगा, क्योंकि r/2 तो 4r/8 है, तभी तो r/2 है। तो ये r/2 बड़ा है 3r/8 से। अब खुद सोचो, थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हेवियर ऑब्जेक्ट्स के क्लोजर होता है। तो अगर मैं हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर लूं, हेमिस्फीयर, एक हॉलो हेमिस्फीयर एक सॉलिड हेमिस्फीयर लूं, तो किसमें मास जो है वो बेस के ज्यादा नजदीक होगा? तो हॉलो और सॉलिड में, तो सॉलिड में बेस के पास ज्यादा मास होगा, तो किसका सेंटर मास बेस के ज्यादा क्लोजर होना चाहिए? तो सर फिर तो अगर अपन उस कंसेप्ट से चलें तो सॉलिड का जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस के ज्यादा क्लोजर होना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि सॉलिड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, पहली बात तो लाई तो इनके सेंटर मास इसी लाइन पे करेंगे, बट कितनी हाइट पे करेंगे? तो सर इसका क्लोजर करना चाहिए, मतलब इसका आंसर होना चाहिए 3r/8, और इसका आंसर होना चाहिए r/2। ठीक है, याद रखने में भी कंसेप्ट है, ट्रिक है, ट्रिक भी कंसेप्ट है, बस वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी हम
इस तरह से सेंटर ऑफ मास याद रख सकते हैं सर। इसी तरह से और किसी का याद रख सकते हैं क्या? बिल्कुल, दो फॉर्मूले और याद होने चाहिए। एक सर ये तो कोण दिख रहे हैं मेरे को, बिल्कुल सही दिख रहे हैं भैया तुमको, आगे ठीक है तुम्हारी। एक एक कोण को हम बोल रहे हैं हॉलो कोण, एक को हम बोल रहे हैं सॉलिड कोण। मान लेते हैं ये हॉलो कोण है, ये सॉलिड कोण है, और इनकी हाइट मान लेते हैं कि कुछ h है, h हाइट के कोण है ये। तो पहली बात, ये जो एक्सिस है यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे भी इसी एक्सिस के ऊपर पूरा मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सेंटर मास इसी लाइन पे लाई करेगा। अब सेंटर से कितनी हाइट पे लाई करेगा? सेंटर से कितनी हाइट पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास दोनों के अंदर? तो देखो फिर एक का आंसर है h/4, एक का आंसर है h/3। सो रुको रुको रुको, अभी मैं बताता हूं आपको सर। अभी आपने समझाया कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हेवियर मास के ज्यादा नजदीक होता है, तो सॉलिड में बेस के पास ज्यादा मास होगा, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास बेस के ज्यादा नजदीक होगा, मतलब वो कम हाइट वाला होगा। तो h/4 और h/3 में से तो h/4 छोटा होता है सर। मतलब सर मुझे पता लग गया कि जो सॉलिड कोन है इसका सेंटर ऑफ मास h/4 हाइट पे होना चाहिए, एंड जो होलो कोन है इसका सेंटर ऑफ मास h/3 हाइट पे होना चाहिए। अब देखो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सारे फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपको पता होने चाहिए, और इनको याद रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। कैसे याद रखना है, उसको याद रखने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल जी, आ गया आपको, बधाई के पात्र हो आप, पीठ थपथपा लो अपने आप को, याद रखने का तरीका आ गया, ठीक है, कुछ सीख चुके हो आप, इस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ चुके हो आप। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, या फिर और आगे बढ़े। तो ये हो गया कैसे हम इनके फॉर्मूले याद रख सकते हैं। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखिए इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ सकता है कि क्या किया, टुन्नू ने करी मम्मी से जिद कि मम्मी आइसक्रीम खानी है। टुन्नू ने करी मम्मी से जिद कि मम्मी आइसक्रीम खानी है, तो मम्मी लेके गई, बेटा चल तेरे को आइसक्रीम खिलाती हूँ, ठीक है, बट आइसक्रीम खाने से पहले एक शर्त है, आइसक्रीम खाने को कब मिलेगी, मम्मी कब मिलेगी, कि एक काम कर, ये आइसक्रीम है, मम्मी ने क्या किया, आइसक्रीम खरीद के दी, ठीक है, एक बढ़िया सी डबल, एक सिंगल स्कूप संडे सॉफ्टी उसको खरीद के दी, और बोला कि बेटा ये जो पूरी आइसक्रीम है ये सेम मटेरियल से बनी है, जिसकी डेंसिटी रो है। मान ले ये जो नीचे वाला कोन है, मम्मी को फिजिक्स पसंद थी, तो मम्मी ने क्या बोला बेटे से कि बेटा मान ले ये जो नीचे वाला कोन है इसकी हाइट r है, इसका रेडियस r है, इसकी ऊपर वाला जो पोर्शन है ये एक हेमिस्फेयर है, इसका रेडियस भी r है। अगर ये पूरा एक ही मटेरियल से, एक ही आइसक्रीम के मटेरियल से बना है, तो बता इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अगर तू ये सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके बता देगा तो तेरे को आइसक्रीम मिल जाएगी। ओके, सेंटर ऑफ मास ढूंढ दिया तो आइसक्रीम खाने को मिल जाएगी। चलो ढूंढ देते हैं फिर तो सेंटर ऑफ मास, और खाने के लिए तैयार हो जाते हैं इस आइसक्रीम को, ठीक है, इसको नहीं, मतलब एक बढ़िया सी आइसक्रीम को, ठीक है। गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो कैसे निकालें इसका सेंटर ऑफ मास। तो हम बोलते हैं कि अगर मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन मान लें, ये जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोल दें, ये ऊपर जो लाइन है इसको वाई एक्सिस बोल दें, तो कहां होगा सेंटर ऑफ मास। तो सर अगर दो पार्टिकल होता, मम्मी से बोला अगर दो पार्टिकल होता सेंटर ऑफ मास फटाक से कैलकुलेट कर देता, बट यहां दो पार्टिकल नहीं है, क्योंकि दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ढूंढना तो आता था। तो क्या दिक्कत है, मान लेते हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन है इसका मास m1 है, ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका मास m2 है।
एंड जो नीचे वाला पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा भाई? इस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे पूरे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, ठीक है। तो मम्मी एक काम करो, एक अपन ऐसा कर लेते हैं, टुन्नू लगा मम्मी को समझाने की, काम करते हैं, इस पूरे कोन का जो नीचे है इसका सेंटर ऑफ मास जो है मैं मान लेता हूं कहां पर, यहां से h/4 हाइट पर, मतलब इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूं 0, -r/4 कोऑर्डिनेट्स की इज्जत करनी है, ये ओरिजिन है तो ये नीचे है तो -r/4 हाइट r ली है। ऐसी जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास मान लेता हूं यहां कहीं है, कितनी हाइट पर, m2 हाइट पर। ये हाइट कितनी है तो मम्मी ये तो हेमिस्फीयर है, वो भी सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो ये जो हाइट है ये कितनी होनी चाहिए, तो ये 3r/8 होनी चाहिए। लीजिए दोनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग तो पता कर लिया, नीचे वाला कौन है, ऊपर वाला सॉलिड हेमिस्फीयर है। सही है कि नहीं है बात? अब कहां होगा सेंटर ऑफ मास? तो इन दोनों कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास इज m1, ठीक है, इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसको कैसे, m1 और m2 तो अपनी तरफ से माने, इनकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या ही दिक्कत है m1 m2 लिखने में भी। m1 क्या होगा, तो m1 होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम बचपन से सीखते आ रहे, 1/3 पाई r² h होता है। h भी यहां r ही है, तो ये कितना बन गया, तो ये बन गया पाई रो r³/3। ऐसी ऊपर वाले का मास अगर m2 बोल रहे तो ये क्या बन गया, बन गया डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई r³ हो गया, मतलब ये बन गया, ये बन गया 2 पाई रो r³/3। सर ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करूं क्या, अरे मत कर, थोड़ा सा बुद्धि लगा। ये देख, अगर इस m1 को m कह देगा तो ये m2 2m हो गया कि नहीं, हाँ सर हो गया, डबल है उसका, डबल है तो 2m हो गया, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे पुट कर दे, सीधे सीधे पुट कर दे, मतलब m1 की जगह m लिख दे और m2 की जगह 2m लिख दे। अभी सॉल्व करें इसलिए आराम आराम से करें, पेपर में तो थोड़ा जल्दी कर लेना, इतना धीरे धीरे मत करना वरना तो देर हो जाएगी। ठीक है, m m और m कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस का r/4, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3r/4 डिवाइडेड बाई 3, माइनस r/4 प्लस 3r/4 2r/4 मतलब r/2 है, तो ये हो गया r/6। तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से यहां कहीं हाइट पर है और उसके कोऑर्डिनेट 0, r/6 पे है। ये लो आंसर, मम्मी बजाओ ताली, हो गई आइसक्रीम खाने के लिए आप तैयार। बोलो समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? तो आज टुन्नू को आइसक्रीम मिलने वाली है, हमको समझ में आ चुका है। कुछ चैट में आपको पढ़ने को मिल रहा होगा चाणक्य नीति के बारे में। अरे चाणक्य नीति क्या है? तो जैसा आपने सुना होगा नाम में काम है, चाणक्य नीति मतलब चाणक्य एक बहुत बड़े विद्वान, एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे जिन्होंने अपने डिसाइबल विक्रमादित्य को, जो है मौर्य को, दुनिया का विजेता बनाया। वैसे ही आपकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हम कोटा मेंटर्स एक बड़ा अच्छा मेंटरशिप प्लान प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम चाणक्य नीति है। इस चाणक्य नीति के अंदर ये एक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कोर्स होगा। 29 के बारे में आपने सुना होगा। 29 डेज का ये कोर्स होगा जिसके अंदर ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट के 29 चैप्टर्स लिए जाएंगे।
और नूब टू प्रो तक हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू। एक बड़ी प्रॉब्लम जो होती है स्टूडेंट्स को कि सर कंसेप्ट तो आता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो हम इस प्रोग्राम के अंदर पूरा फोकस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, कैसे आपको इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट बना सकते हैं। आपको फंडामेंटल से लेकर के प्रो लेवल तक जो नीट लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको करना, और फास्ट पेस में बिना गलती करे हुए सॉल्व करने में कैसे काम किया जाता है उस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो ये बड़ा ही अमेजिंग सा एक इनिशिएटिव है जो हमने स्टार्ट किया है, और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए इसको? तो वो बच्चे नीट 2024 पे फोकस कर रहे हैं और अपने रिजल्ट को बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव करना चाहते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 29-30 डेज। कि सर मैं न्यूमेरिकली बहुत वीक हूं, थ्योरी तो मेरी ठीक है बट न्यूमेरिकली मैं बहुत गड़बड़ कर जाता हूं, इस कारण मेरा स्कोर जो 650 आना चाहिए वो कहीं ना कहीं 400 450 पे आकर के टिक जाता है। अगर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग में बढ़िया कर दिया जाए तो मैं अपने आप 600 प्लस पे पहुंच जाऊंगा, और 600 प्लस पे पहुंचूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी सिलेक्शन की गारंटी होने लगेगी, सिलेक्शन के चांसेस बेटर होने लगेंगे। तो वो सारी चाणक्य नीति, वो सारी स्ट्रैटेजी बना करके ये प्रोग्राम हम लेकर के आ रहे हैं। तो वो सारे स्टूडेंट जो नीट 2024 पे फोकस कर रहे हैं, आइए ज्वाइन कीजिए एंड इस प्रोग्राम को यूज करके अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा लीजिए। ठीक है गाइस, तो वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये टॉपिक में हमने भी डिस्कस किया, अगर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, या एक से ज्यादा कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसका। अब इसी कैटेगरी में एक और काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया, ठीक है, क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स, ठीक है, इक्वल टू 4 मीटर, taking point of intersection of these two sides as origin, the magnitude of position vector of center of mass of the system is अगर 4√2/x then the value of x is। ठीक है, थोड़े जेईई के क्वेश्चन में लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ प्रसन्ना, पिनाका जो हम पिनाका के सेशन ले रहे हैं वो सफिशिएंट है। अगर आप उन पिनाका सेशंस को देखेंगे तो उसमें लगभग जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट हैं सब मैंने कवर किए हैं विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो उनको करके आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिए, ये इस साल 2024 के जेईई मेन में आया है, और क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग बॉडी सेम है तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन अगर नीट में इस साल देखने को मिले तो कोई हैरत वाली बात नहीं होगी। क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखो, आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, बनाते चले जाते हैं। क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स इक्वल टू 4 मीटर। ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स हैं इनकी लेंथ बोली है कि 4 मीटर है। तो मैग्नीट्यूड और क्या क्या है, टू आइडेंटिकल ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसके कॉर्नर्स पर ये दो मासेस रखे हुए हैं, इसका मास भी 2m है, इसका मास भी 2m है। टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू साइड्स एज ओरिजिन, इसको अगर ओरिजिन की तरह ट्रीट कर लें 0,0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम इज 4√2/x, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो कॉर्नर्स पे दो 2m मास रख दिए, तो ये पूछ रहा है कि बताओ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, एक तरह से डिस्टेंस पूछ रहा है। तो गौर कीजिए, क्योंकि ये दोनों मास बराबर हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ बीचों बीच होगा, इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है, 2 पार्टिकल सिस्टम का क्वेश्चन बन गया है। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, देखिए, ठीक है, पहली गट फीलिंग होती है अरे बाप रे क्या पूछ लिया, ठीक है, क्यों ही पूछ लिया, और ये तो कैसे सोल्व होगा, ये तो बहुत टाइम लेगा, बट ऐसा नहीं है, उसके आगे बढ़िए। तो यहाँ के सेंटर ऑफ मास होगा, क्वेश्चन को सबसे पहले विजुलाइज कीजिए, डायग्राम बनाइए, सीधे फॉर्मूले पे मत दौड़ जाइए, ठीक है।
अब हमसे पूछा है कि ये डिस्टेंस क्या होगी, तो सर ये डिस्टेंस निकालनी है क्या? ये तो मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि सर ये एंगल तो 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये जो है ये भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो बेसिकली आपसे वो डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस कितनी होगी। तो सर इस बड़े ट्राइंगल के अंदर ये छोटा राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया हाइपोटेन्यूज। तो सर मैं d/4 को sin 45 लिख सकता हूं। तो d/4 को sin 45 लिख सकता हूं, मतलब सर d को मैं 4/√2 लिख सकता हूं। मतलब मैं अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो d को 4√2/√2 इंटू √2 लिख सकता हूं। जरा कंपेयर करके देखिए, x की वैल्यू 2 मिल गई कि नहीं मिल गई? x की वैल्यू 2 मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हाँ सर बिल्कुल मिल रही है। 1 नहीं आएगा तो 2 आएगी। ठीक है, कंपेयर करके देखो। तो ऑन कंपेयरिंग यू विल फाइंड कि x की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ गई। ठीक है, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 बन जा रही है। ठीक है अभिनव, कंपेयर करो दोस्त, देखो आपके सामने है जो भी डेटा है, सॉल्व करो उसको देख करके। बाकी लोग बोलो। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो सर सॉल्व करने पे तो x की वैल्यू 2 हो चुकी है। आ गई बात समझ में? ध्यान से देख लो। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। भाई अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करते रहना और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना अगर आप चाहो तो। जबरदस्ती नहीं है, वैसे तो कभी बात बोलूंगा नहीं मैं, बट फिर भी अगर आप चाहें तो इस खुशबू को और दूर तक फैलाना। ठीक है, तो लाइक कर सकते हैं और स्टूडेंट तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप लाइक शेयर करते हैं तो उससे हमारी रीच बढ़ती है, तो और बच्चों तक भी ये जो एक सिंसियर एफर्ट है वो पहुंच सकता है। एक ईमानदार सोच के साथ, एक ईमानदार मेहनत के साथ हम चल रहे हैं। ऑलराइट गाइस, चलो बढ़े आगे। समझ में आ गया? ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देख लो। देखो फिर वही क्वेश्चन फिर पूछा है। आप देखो सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेन 2022, सिमिलर क्वेश्चन पढ़ के देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखें आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट? चेक करके देखो। आर यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट? क्या दे रखा है? वहां 2 थे, यहाँ 3 दे दिए। 3 आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास सेम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर कुछ नहीं लेना, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है विथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स इक्वल टू 3 मीटर। तो डेटा भी सेम है, मतलब सब कुछ लगभग सिमिलर सा चल रहा है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड 3 मीटर की है। इन तीनों कॉर्नर्स पर क्या कर रखा है? 3 पैर रखे हुए हैं। अब समझिएगा, अगर उसने कुछ नहीं दे रखा है तो इनको पॉइंट मासेस की तरह ट्रीट करूंगा, मतलब इनकी साइज को नेग्लिजिबल लेकर के चलूंगा। और तीनों का मास उसने आइडेंटिकल लिया है, सेम m। टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स एज ओरिजिन, इसको फिर ओरिजिन मान ले, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम विल बी √x। सेम डेटा देखो आप, सेम डेटा। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या है बेसिकली ओरिजिन से पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करोगे? बड़ी सिंपल सी बात है। देखो एक तरीका तो क्या है सर, कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं, उससे बात बना लूंगा। बट इतना टाइम नहीं होता है पेपर में ये सब करने के लिए। आप लॉजिकली समझो कि इन दो मासेस का सेंटर ऑफ मास तो यहां कहीं होगा बीच में। हाँ सर बिल्कुल होगा। और यहां पर कितना मास रखा हूं मान सकता हूं? तो सर ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है तो दोनों के मासेस के बराबर, मतलब मैं यहां पर सर 2m मास रखा हूं मान सकता हूं।
तो इफेक्टिवली मेरे पास यहां पर एक m मास रखा हुआ है और यहां पर एक 2m मास रखा हुआ है, और इस m और उस 2m मास के बीच में अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस है। अब ये m और 2m के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब ये भी वापस से परपेंडिकुलर होगा, मान लेते हैं इस डिस्टेंस को d कह देते हैं, तो फिर भाइयों ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो फिर वापस से d/3 को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस ट्राइंगल के अंदर, बड़े ट्राइंगल के अंदर ये छोटा ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज को मैं फिर साइन 45 लिख सकता हूं। तो जो d होगा अगेन वो बन जाएगा 3/√2, 3/√2। अब इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, पेशेंटली बढ़ते रहिए आगे, वो सर अगर ये 2 पॉइंट मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा सर बीच में होगा, और वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा किस रेशियो में, तो सर वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा इनवर्स रेशियो ऑफ द मास में। इनवर्स रेशियो मतलब अगर ये मासेस रेशियो है 1:2, तो ये डिवीजन होगा 2:1। मतलब ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो सर ये 2/3 होनी चाहिए डी के। रेशियो प्रोपोर्शन तो जानते हो ना बेसिक, तो सर ये 2/3 होना चाहिए किसका, डी का। 2/3 ऑफ डी क्या बनेगा, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को √x कह रहा हूं, तो √x की वैल्यू क्या होगी, तो √x की वैल्यू 2/3 ऑफ d, 2/3 ऑफ 3/√2, 2/3 ऑफ 3/√2, 3 से 3 रूट से √2, तो √x कम्स आउट टू बी इक्वल टू √2। तो भैया x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, बजाओ ताली, x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो सवाल भले ही देखने में डिफिकल्ट लगे लेकिन होगा नहीं भाई, ध्यान से समझें, करते जाएं साथ साथ। अभिनव कह रहे कि कांट वी यूज फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला यूज करो ना, फॉर्मूला ही तो यूज कर रहे हैं, बट देखिए फॉर्मूले को आसान बना करके यूज कर रहे हैं। मैंने वही यूज किया m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, बट 3 की जगह 2 के लिए यूज किया है। उससे फायदा क्या है कि 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, मुझे ऑलरेडी फॉर्मूला रटा हुआ है दिमाग में इनवर्स रेशियो ऑफ द मास में, तो मैं उसको फटाफट यूज कर करके कर रहा हूं। तो 3 पार्टिकल के सिस्टम को 2 पार्टिकल में ब्रेक करके सॉल्व कर रहा हूं। इट विल बिकम क्विकर, इट विल बिकम रिलेटिवली मच इजियर। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जेई मेन के करा रहे हो सर, एक काम करो कोई नीट का क्वेश्चन कराओ। ये लो नीट का क्वेश्चन, हम तो नीट वाले हैं, नीट के क्वेश्चन करके खुश होते हैं, तो ये लो बाबू नीट का क्वेश्चन कर लो। तो मेरे भाई क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg आर कनेक्टेड टू द 2 ends ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर। कि एक रिजिड रॉड है, इसके एंड पर क्या कर रखा है, 2 मास कनेक्ट कर रखे हैं। इसके एंड पर 2 मास कनेक्ट कर रखे हैं, इसके एंड पर तो हमने 2 मासेस कनेक्ट कर रखे हैं। एक क्या बोला सवाल में 10 kg, और दूसरा क्या बोला 20 kg। तो ये बोल रहा है कि अगर इस रॉड की लेंथ 10 मीटर है, इस रॉड की लेंथ 10 मीटर है, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg क्या होगा। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, भोले वाले वाला को फॉर्मूला लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं बिना फॉर्मूले के करना चाहूं तो कैसे करूंगा, बिना फॉर्मूले के करना है तो कैसे करूंगा, मतलब लगाऊंगा फॉर्मूला ही, जादू नहीं करूंगा, बट वर्बली लगाऊंगा। कैसे कि सेंटर ऑफ मास जो होता है सर, अभी तक आपने सिखाया, वो इस लाइन ज्वाइनिंग को डिवाइड करता है, हेवियर के क्लोजर होगा उस तरफ, मतलब ये डिस्टेंस छोटी होगी इससे, मतलब आंसर जो है ना आपका 5 से तो बड़ा है।
तो इनमें से अगर कोई 5 या 5 से छोटा है ना, तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। देखो 5 नहीं हो सकता, 10/3 नहीं हो सकता, दोनों 5 या 5 से छोटे हैं। आंसर 20/3 और 10 में से एक होगा। 10 का मतलब तो इसी पर आ गया भाई, दो है तो उस पर कैसे आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर तो बी होना चाहिए। तो आंसर शुड बी बी। ये तो मैं बिना सॉल्व किए बता सकता था। क्या लोग कहते हैं ट्रिक सिखाओ, ट्रिक सिखाओ, लो भाई कंसेप्ट से बनती है ट्रिक। और जिनके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं ना, वो अपने आप ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है, लॉजिक से। तो बी आंसर होना चाहिए। बट कोई बोले कि नहीं सॉल्व करना है सर, सॉल्व भी करके बताओ, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? अगर आप गौर से देखो, ये मासेस 10 20 है, मतलब 1:2 के रेशियो में है। तो ये जो डिस्टेंस है 2:1 के रेशियो में होनी चाहिए, इनवर्स रेशियो। मतलब ये डिस्टेंस जो होनी चाहिए, ये 2/3, 2:1 मतलब 2/3 हो गया ना, ये 2/3 ऑफ 10 होना चाहिए। 2/3 ऑफ 10 मतलब 20/3 मीटर है। ये लीजिए आंसर आपके सामने। सर फॉर्मूला लगा के भी तो कर सकता था। अरे करना भाई, कौन मना कर रहा है, आंसर यही आएगा। उसमें कितना टाइम तूने लिया और इससे कितना टाइम लिया, कंपेयर करना, ठीक है, अपने आप आइडिया लग जाएगा कौन सा बेटर है। ये रहा नीट 2022 का सवाल, फेज में, ठीक है, जहां 2 फेज में हुआ था नीट, तो ये फेज 1 का क्वेश्चन है। एक और कर लो, एक और कर लो। किसी का मन नहीं भर रहा, नहीं मान रहा, नहीं सर अभी कंफर्म नहीं हुआ कि मुझे आया कि नहीं आया, तो ले भाई ये भी कर ले, ठीक है, बिल्कुल पक्का करके जाके तेरे को आया कि नहीं आया। नीट 2020 का क्वेश्चन कर ले। क्या क्वेश्चन है? फिर से वैसे कुछ, 2 particle mass 5 and 10 kg respectively attached to the 2 ends of a rigid rod। देखो शर्म भी नहीं है क्वेश्चन की, लैंग्वेज भी लगभग सेम है। याद रखा है, एक रिजिड रॉड है, मतलब मुझे तो मन कर रहा है कि उसी डायग्राम को कॉपी कर लूं, बट चलो कोई नहीं, मैं आलस नहीं करूंगा, मैं फिर बना लेता हूं। और इसके एंड पे 2 पार्टिकल कनेक्ट कर रखे हैं, इसके एंड पे 2 पार्टिकल कनेक्ट कर रखे हैं। एक का मास 5 kg, एक का मास 10 kg। अलग कर दिया यार क्वेश्चन तो, रॉड की लेंथ 1 मीटर कर दी और बड़ा मुश्किल कर दिया यार सवाल तो। बाप रे कितना मुश्किल हो गया है, कितना मुश्किल हो गया अभी सवाल, पिछले वाले से तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। नहीं, कितना खतरनाक हो गया है कि सर अब ये तो बताने में कितनी दिक्कत होगी कि सेंटर ऑफ मास जो हेवियर के क्लोज होगा, मतलब 10 के क्लोज होगा। ये 5 kg से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मतलब आंसर जो होगा वो आधा, मतलब 50 से ज्यादा ही होगा। मतलब सर वापस से ए और डी तो नहीं हो सकते, और ए और डी तो नहीं हो सकते, मतलब बी और सी में से कोई ना कोई होगा। लॉजिकल तुक्का मारना है तो बी और सी में से मारूंगा। बट तुक्का क्यों मारूंगा, जो सर जब मैं 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर लूंगा, सॉल्व करूंगा मतलब ये डिस्टेंस निकालूंगा, तो सर अगेन ये मासेस 1:2 के रेशियो में है, तो ये डिस्टेंस 2:1 के रेशियो में होनी चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस 100 होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लो, 200/3 सेंटीमीटर, 200/3 मतलब लगभग 67 सेंटीमीटर, मतलब बी ऑप्शन आ गया। ये लीजिए कर डाला अपन ने सवाल, ये लीजिए कर डाला अपन ने सवाल। तो देखिए मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, फिर बोल रहा हूं, ठीक है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक करते हुए चलेंगे तो अपने आप क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे मेच्योरिटी आएगी, खुद की ट्रिक्स खुद बनती चले जाएंगे। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक का मतलब होता है जिसका कोई हाथ पैर नहीं होते, बस आंसर लाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक के साथ चलें, लॉजिक को पकड़ के चलेंगे तो नीट तक पहुंचने में कोई संकट, कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और करना है, और करना है तो ये लो, ये क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन पूरा ढंग से ठीक कर लो। ठीक है, कुछ रह जाएगा तो अगले लेक्चर में उठा लेंगे। इस क्वेश्चन को कर लो, देख लो ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 masses आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, 300 ग्राम ओरिजिन पे, 500 ग्राम 40 सेंटीमीटर पे, 400 ग्राम 70 सेंटीमीटर पे। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन इज, तो क्या बोला है भैया कि एक्स एक्सिस पर मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस, इस पर 3 मासेस रखे हुए हैं। एक ओरिजिन पे 300 ग्राम,
ठीक है। एक हमेशा प्लीज कोशिश करें 10 सेकंड ज्यादा ले, लेकिन डायग्राम जरूर बनाएं। आई नो बहुतों को ये टाइम वेस्ट लगता है और बहुत सारे इसके बिना भी कर लेते हैं, लेकिन कभी ना कभी हम अटक भी जाते हैं, और जब अटक गया तो सब खटक गया। एक x इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर पे, और यहां रखा है कितना, 400 ग्राम, है ना। यूं तो हो जाते, लेकिन पेपर में क्या होता है, बहुत नर्वस होते हो सॉल्व करते वक्त, तो आप गलतियां कर रहे होते हो जिनको आप कवर अप करने के लिए सिली मिस्टेक नाम देते हो। वो सिली नहीं, वैसे तो बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपसे एक्सपेक्टेड तो नहीं है, फिर भी आप करते हो। ठीक है, तो जब आप ऐसी अनएक्सपेक्टेड गलतियां करते हो तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप सिलेक्ट हो पाओगे। तो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, उनसे बच के चलना है। तो इसलिए कोशिश करें हमेशा फिगर आउट करें डायग्राम क्या है, इस पे फोकस करें, फिर यहां से शुरू करें। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मासेस रख लिए, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दीजिए, 300 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 40 प्लस 400 इंटू 70 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बड़े धैर्य पूर्वक सॉल्व कीजिएगा, जल्दीबाजी में वाट लग सकती है। ठीक है, 0 0 0 की भरमार दिख रही है तो ऊपर नीचे से कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा रिलेटिवली मेरे को सांस लेने को मिलेगी आसान। 3 इंटू 0 0 हो गया है, 5 4 जा 20 तो पहला टर्म हो चुका है 200, 4 7 जा 28 तो दूसरा हो चुका है 280 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 8 8 प्लस 4 12, तो ये हो गया कितना मेरे भाई, ये हो गया 480 डिवाइडेड बाय 12। 12 का पौड़ा बोलिए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ये हो गया कितना, ये हो गया 40 सेंटीमीटर के बराबर। ये लीजिए भाई, ए ऑप्शन आ गया। तो करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो चुका है। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो न्यूटन बाबा की जय, आइंस्टाइन भगवान की जय। बढ़ जाओ आगे। अब इसी पर बेस्ड एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनको बोलते हैं कटिंग, जिनको बोलते हैं कटिंग। कट करके निकाल दिया। काटना पीटना वैसे तो डॉक्टरों का काम है, लेकिन यहां पर भी कुछ कर लेते हैं कटिंग। कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कोई भी शेप का, कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है। इस रेक्टेंगुलर शीट में क्या किया, इस रेक्टेंगुलर शीट में से, इस रेक्टेंगुलर शीट में से ये पोर्शन काट करके निकाल दिया, ये पोर्शन काट करके निकाल दिया। मतलब यहां पर क्या किया, एक कैविटी बना दी। कोने पे बनाइए, कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है इस बॉडी में। तो मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट टू फाइंड कि इस बची हुई प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो मुझे यह पता है कि अगर इसमें भी मास होता तो ये सिमेट्रिक होता, सिमेट्रिक होता तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता, सेंटर ऑफ मास कहीं सेंटर पे होता है यहां कहीं। बट हमने क्या किया, हमने पोर्शन उड़ा दिया है, उड़ा दिया है तो हमने क्या किया, सिमेट्री को कुछ लेवल के लिए डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब कर देने के कारण अब इसमें एक्सिस सिमेट्री नहीं है तो ठीक से नहीं है, तो हम अब यहां पर ये नहीं बोल सकते कि सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक नेगेटिव मास का, एक नेगेटिव एरिया का, या नेगेटिव वॉल्यूम का, या नेगेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और उससे सॉल्व कर लेते हैं। कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग आवर फॉर्मूला एज x coordinate center of mass is m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, हम बोल रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि जो पोर्शन कट करके निकाला ना, इसका मास m2 है। तो कट करके निकाला मतलब इसको हटा दिया है, तो क्या करते हैं यहां पर, इंस्टेड ऑफ प्लस हम इसको माइनस कर देते हैं। m1 पूरे का मास, m2 जो कट करके निकाला, और इसी को अगर हम चाहें तो कन्वर्ट करके
अगर एरिया के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये लिख देते हैं। अगर वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ये तो हो गया अगर प्लेन ऑब्जेक्ट है, अगर वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए इस फॉर्मूले को ये लिख लेते हैं। सो आइदर ऑफ द थ्री, एनी ऑफ द फॉर्मूला वी कैन यूज। कॉन्सेप्ट सिंपल कटिंग का है। कटिंग मतलब हमने कुछ पोर्शन काट करके निकाला तो हम उसको यूज करके सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन हमारे सामने क्या किया, अ कैविटी ऑफ रेडियस बी इज मेड इन अ डिस्क। हमेशा ध्यान दे क्या दे रखा है, डिस्क ऑफ रेडियस एम, ऑफ मास एम। एक एम मास की डिस्क में से एक बी जिसका रेडियस आर है, बी रेडियस की कैविटी कट करके निकाल दी। तो नया सेंटर ऑफ मास कहां होगा? नया मतलब अगर ये कैविटी नहीं होती तो सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे होता डिस्क के। अब इसको कट करके निकाल दिया तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो सिंपली अगर आप देखें, भले इसको कट करके निकाल दिया, बट अगर मैं ये लाइन अभी भी ड्रॉ करूं तो इसके अबाउट ऊपर और नीचे यहां तो मासेस हैं, ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है, मतलब सेंटर मास इसी लाइन पे लाई करना चाहिए। ठीक है, देखो आपको आंसर अगर समझना है तो कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम बोल सकते हैं कि एक्सिस सिमेट्री तो इसी पे होना चाहिए, तो सेंटर मास इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। कहां होगा? तो अभी आपको बोला क्या करिए, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास को क्या कर दीजिए, A1 इसका एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस विच इज एट 0 माइनस A2 जिसको काट करके निकाला उसका एरिया पाई बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी भैया? तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है सर? ये डिस्टेंस तो r है, ये डिस्टेंस b है, तो ये डिस्टेंस तो r माइनस बी है। धैर्य पूर्वक सॉल्व कीजिए, डिवाइडेड बाय पूरे का एरिया माइनस जिस को कट करके निकाला है उसका एरिया। ये देखिए बन रहा है जुगाड़ कुछ। ठीक है, क्या बन गया? पाई 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 का हिसाब खत्म, कैंसिल। ठीक है, क्या बन गया? तो ऊपर बन गया माइनस बी स्क्वायर इंटू आर माइनस बी, नीचे क्या बन गया? आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं सर? इतनी मैथ्स तो मैं भी जानता हूं, आर माइनस बी इंटू आर प्लस बी लिख सकते हैं। इस आर माइनस बी से इस आर माइनस बी को कैंसिल कर दूंगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास जो है वो माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस बी लिख दूंगा। चलो ऑप्शन में ढूंढे, क्या कोई ऑप्शन है क्या? अरे ये रहा, ए हो गया सॉल्व। तो कई बार हमें कटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑब्जेक्ट में कैविटी बना दी है तो कैसे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने की आसान ट्रिक ये रही आपके सामने। ठीक है, इसको यूज कीजिए और फटाफट सॉल्व कर लीजिए। देखिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओके अनुज, ओके लोएल, ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही मैंने देखा ये रहा, ये वाला कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। 3 particles of mass 50, 100 and 150 are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. The xy coordinate of the center of mass will be, सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर यहां पर 3 मासेस रखे हुए हैं m1 m2 और m3, और ये बोला गया है कि कैसा ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखिए अगेन 2019 जेईई मेन का क्वेश्चन है, इस बात को समझिएगा। वैसे तो आप समझदार हो चुके होंगे इतने
जेईई मेन के क्वेश्चन कराने के पीछे यही उद्देश्य है, क्योंकि इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन सीधे आपके पेपर में यानी आ जाते हैं। मिलते जुलते का कई बार तो हमने देखा है सेम क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो दीज आर योर FIQs फॉर जेईई मेन, दे आर PYQs फॉर, बट फॉर नीट स्टूडेंट दीज आर योर FIQs। ये और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या जवाब बन रहा है हमारा, क्या जवाब बन रहा है हमारा। ठीक है, तो पहले मैं आपको गो हेड देता हूं 20 सेकंड का, देखें आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, DST सर जिंदाबाद। स्वाद आ रहा है DST सर हमको भी। हमारे दमदार साथी कमेंट सेक्शन में आपको मिल रहे हैं। तो क्या दे रखा है देखो, आओ चलो इस क्वेश्चन का स्वाद लें। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीन पार्टिकल जिनके मास 50, 100 और 150 हैं और वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर रखे हुए हैं, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो भैया 50, 100 एंड 150 यहाँ रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो एक तरीका तो क्या है, इनके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0, साइड लेंथ 0.5 दे रखी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0.5,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, ये लेंथ जो है ये भी 0.5 है, तो ये जो हाइट होगी, सिंपल सा ट्राइंगल बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का आधा पोर्शन, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री मेंशन भी किया हुआ है। तो ये जो लेंथ होगी 0.5 इंटू साइन 60, 0.5 इंटू √3/2, मतलब ये हो गया √3/4। ऐसे ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 0.5 cos 60। बेस निकाल रहे हैं तो कॉस में आएगा, परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो साइन में आएगा। 0.5 cos 60 मतलब हो जाएगा 0.5 इंटू 1/2। तो मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो हो गए 0.5 इंटू 1/2, मतलब 1/4 कॉमा √3/4। अब मुझसे पूछा कि बताओ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जब दोनों निकालने ना तो चेक करो कौन सा कोऑर्डिनेट सब में अलग अलग है। ठीक है, उसकी तरफ चलते तो ज्यादातर सारे अलग अलग हैं। तो मैं पहले जाता हूं, देखो आप चेक करो कि कोऑर्डिनेट जो है आएगा वो रैशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, मतलब रूट में आएगा कि बिना रूट के आएगा। तो पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या बन जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है दैट विल बिकम m1 इंटू x1 m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये 7/12 आ जाएगा। मतलब आंसर ए और बी में से होना चाहिए, सी और डी तो नहीं हो सकते। √3/4 √3/8 रूट आ ही नहीं रहा इनमें, तो 7/12 ही होना चाहिए। ठीक है, व्हाट विल बी दी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो फिर करेंगे m1 y1 m2 y2, y2 हो गया 0 प्लस m3 y3 √3/4 डिवाइडेड बाय टोटल मास 200। हाँ जी, सॉल्व करो, सॉल्व करने पे क्या बन जा रहा है ये, सॉल्व करने पे क्या बन जा रहा है ये। तो यहां से आप सॉल्व करो तो ये m1 इंटू y1 0 हो गया, m2 इंटू y2 0 हो गया, m3 इंटू y3 कर रहे हैं जो कि y3 कितना √3/4 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है ओ बाबा, टोटल मास कितना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। टोटल मास तो 300 है, 300 है बाबा। तो ये
तो पूरा कट गया 2 टाइम्स, तो ये √3/8 आ गया। √3/8 मतलब बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, √3/8 मतलब बी ऑप्शन आ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया करेक्ट। आगे से हट जाए, लो हट गए भाई, आगे से हट जाए तो कहां जाए? अरे तुम्हारे कंपटीशन की लाइन में थोड़ा ना लगे हम, जो तुम्हें टेंशन है कि हम सर आगे आ गए हैं। ठीक है, हमसे टेंशन थोड़ा ना पालो भाई। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। ठीक है, आज सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन वाला ये जो पूरा पोर्शन इसको कंप्लीट कर लीजिए ध्यान से। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, इस क्वेश्चन में दे रखा है इन फिगर शोन एबीसी इज अ यूनिफॉर्म वायर, if the center of mass of the wire lies vertically below point A, then the ratio of BC and AB क्या होगा? अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि ये जो AB है और ये BC है, जो सेंटर ऑफ मास जो है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है यहाँ नीचे। ठीक है, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ट्राई करके देखिएगा इस क्वेश्चन को, ट्रिक की तरह है क्वेश्चन भी। ठीक है, इस लाइन पे लाई कर रहा है कहीं ना कहीं, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? और क्या दे रखा है? पूरा वायर यूनिफॉर्म है, मतलब पूरा वायर एक ही मटेरियल का बना है, मतलब इसकी मास डेंसिटी भी लैम्डा है, इसकी मास डेंसिटी भी लैम्डा है। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे उसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको आज दे देता हूं, विच इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इस पर ठीक है नीट में काफी क्वेश्चन बनते भी हैं, प्रीवियसली पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब कि अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? तो सिमिलर से फॉर्मूले बनते हैं m1v1 प्लस m2v2 टेल mn vn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ऐसे अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो भी सिमिलर सा फॉर्मूला आता है m1a1 प्लस m2a2 टेल mn an डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। जैसे पोजीशन का और वेलोस और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है सिमिलर, वैसे फॉर्मूले वेलोसिटी एक्सेलरेशन की भी आ जाते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का भी नहीं लिखा अपन ने, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी वैसे ही होता है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये बताए m1 s1 वेक्टर प्लस m2 s2 वेक्टर सो ऑन, ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मास और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लीजिए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम कर दीजिए। ये जो रेशियो होगा ये हमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट दे देगा। इसी के साथ हम कुछ बात करते हैं कि जब भी सिस्टम पे बात करते हैं सम ऑफ नेट इंटरनल फोर्स 0 होता है। ठीक है, थ्योरी वाली बात फटाफट डील कर रहा हूं आपसे, फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। एंड सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। एंड यहीं से एक और बात बोलते हैं कि अगर सिस्टम पे लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 हो तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होता है एंड सिस्टम के मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज 0 होता है। यानी कि सिस्टम का जितना मोमेंटम इनिशियली होता है उतना मोमेंटम फाइनली होता है, और इसको हम जानते हैं किस नाम से? इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में LMC, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। कुछ लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, कुछ लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, बात एक ही है। और कब होगा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 होगा। वो कब 0 होगा? जब
सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 होगा, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा, या हम दूसरे तरह से बोल सकते हैं सिस्टम का नेट मोमेंटम जो होगा वो 0 होगा, मतलब इनिशियली फाइनली सिस्टम का मोमेंटम सेम होगा। और हम दूसरी बात बोल सकते हैं कि अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो सम ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम होगा। सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो सम ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम होगा। ये आगे की कहानी जो हम अब यूज करने वाले हैं सवालों को सॉल्व करने के लिए। देखिए इस कहानी में कहीं पे भी कोई डाउट है क्या आपको इस कंसेप्ट में? सिर्फ मैंने आपको मेन बात बोली है, उसके आगे पीछे की बाकी चीजें जैसे कि वादा किया है सिर्फ वही बात करेंगे जो जरूरी है जिससे आपका काम बने, और सारी बातों की जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। देख लीजिए ये सारी बातें आपको पता है कि नहीं पता है, समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है, क्योंकि ये सब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी मदद करने वाला है। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं। अगेन फिर जेई की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जेई में आ चुका है तो नीट में आने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन दे रखा है 2 blocks of masses 6 and 4 kg are attached to the two ends of a massless string passing over a smooth fixed pulley। मतलब ये तो एक 2 block पुली सिस्टम की बात कर रहा है। क्या किया हुआ है कि ये एक पुली है, इस पुली से एक स्ट्रिंग से इस पुली को हैंग किया हुआ है और इस स्ट्रिंग के पुली से 2 स्ट्रिंग अटैच की हुई हैं और इनसे 2 ब्लॉक अटैच किए गए हैं। इन ब्लॉक्स के बारे में क्या बोला गया है? एक ब्लॉक का मास बोला गया है 4 kg है, एक ब्लॉक का मास 6 kg है। इस सिस्टम को अगर मैं रिलीज कर दूं तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? ऋतुराज कल का पीडीएफ नहीं आया तो बेटा अभी क्लास खत्म होते ही ग्रुप में अपलोड हो जाएगा, ठीक है? आपकी कम्युनिटी के अंदर जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर आज इसी क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा। अपलोड किया था, कुछ टेक्निकल रीजन से वो दिख नहीं रहा होगा, दोबारा अपलोड कर देते हैं, ठीक है? अब कोई भी दिक्कत आए वी आर विद यू, आप आए शेयर करें, तुरंत उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को 2 तरह से मैं कर सकता हूं। पहला तरीका क्या है कि सर एक काम कीजिए, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करिए, आप इंडिविजुअली दोनों के एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। मान लीजिए एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये ए से नीचे जा रहा होगा। इस ए की वैल्यू सर एनएलएम में निकालनी सीखी थी, ये होती है डिफरेंस ऑफ मास अपॉन सम ऑफ मास इनटू ग्रेविटी। सॉल्व करेंगे तो ये 2g/10 दिख रहा है, मतलब g/5 हो गया है सर, ठीक है सर? इसकी वैल्यू g/5 हो गई है, ठीक है? इसकी वैल्यू g/5 हो गई है। अब अगर ये एक्सेलरेशन g/5 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सर सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है? तो हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सर इसको प्लस इसको माइनस क्यों लिए हैं? क्योंकि मैंने दिख रहा है मुझे कि एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड जा रहा है, तो दोनों के एक्सेलरेशन भले मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो विद साइन लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो अगेन ये 2a/10 यानी कि a/5 आ जाएगा और a की वैल्यू g/5 है, मतलब इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू g/25 बन जाएगी और मैंने इसकी एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, मतलब ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ रहा होगा। मतलब आंसर जो होना चाहिए वो g/25 वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। क्या सर और भी कोई तरीका है जिससे इससे और जल्दी कर सकते हैं? और भी कोई तरीका है? बिल्कुल एक और तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को इससे भी आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। क्या करिए, जैसे कि लास्ट स्लाइड में सिखाया था, सिस्टम का कॉन्सेप्ट मानिए, इस पूरे को सिस्टम की तरह ट्रीट कर लीजिए। इस सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस देखिए, तो एक फोर्स लग रहा है इसका वेट 4g, एक फोर्स लग रहा है इसका वेट 6g, कुछ फोर्सेस और हैं जो कि स्ट्रिंग की टेंशंस हैं, बट क्योंकि ये सिस्टम के अंदर लग रहे हैं तो इंटरनल फोर्स है। अब ऐसे सॉल्व करते वक्त यूजुअली लोग एक गलती कर देते हैं, वो इस फोर्स को भूल जाते हैं। यहां पे भी एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि अगर ये टी टेंशन है तो इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ टी है, और ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो यहां पर जब आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो इससे भी बात बन जाएगी, और इसकी वैल्यू बन जाएगी कितनी, कि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो 4g + 6g माइनस दैट टेंशन विच इज ट्वाइस ऑफ टी डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 10। टी की वैल्यू क्या होगी, तो टी की वैल्यू निकालना भी आपने सीखा था एनएलएम में। इसकी वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 + m2 इंटू जी। इससे भी सॉल्व करके देखो और वहां पुट करो, आंसर सेम ही आएगा। तो इस तरह से भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जिसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। यही हमारा काम, यही हमारी एक्सपर्टीज, वो पोर्शंस डिस्कस करना जिन पर आने के चांसेस सबसे ज्यादा हो। ठीक है, वो हम रिसर्च करके आप तक ला रहे हैं। ये क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया है, एंड कमिंग ईयर्स में या इसी साल नीट में पूछा 100% जा सकता है। ठीक है, दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व करके देखिएगा, आंसर सेम ही आएगा। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चंस बहुत सारे मेरे पास। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वादा किया है, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सो आज की क्लास हम इसी पॉइंट के साथ यहीं पे एंड करते हैं। हमने फिर से बात कर लेते क्या क्या डिस्कस किया। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना डिस्कस किया, अलग अलग सिस्टम्स के लिए कैलकुलेट किया, कट करके निकाल देते तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने समझा। फिर उसके बाद हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी, अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसके फॉर्मूले देखे हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर निकालना है, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, इस बारे में हमने चर्चा की। इस पर, इस थ्योरेटिकल पार्ट पर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशंस में देख रहे होंगे। तो आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा, और इसी होप के साथ अलविदा कहता हूं। इसी सीरीज के नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपको मिलेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ स्लाइड्स में आपके लिए छोड़े, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में जब हम नेक्स्ट सेशन में मिल रहे होंगे तब पूछिएगा। तो मी अंकित जैन, एपीजे सर, साइनिंग ऑफ नाउ। बाय बाय, टेक केयर, सलाम, शब्बा खैर, सी यू।